प्लासी का युद्ध एक बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक बड़ा विश्वासघात था। इस कथन का परीक्षण करना है। प्लासी का युद्ध कोई खुला संघर्ष नहीं था, ना ही नवाब की सेना और कंपनी की सेना में कोई समानता थी। युद्ध भी भूमि के नवाब यानी युद्ध भूमि में नवाब की मुख्य सेना मीर बख्शी जाफर के अधीन हाथ बांधे खड़ी हुई थी। तो मीर बख्शी उसका सेनापति था, उसके हाथों उसका नेतृत्व था, तो हाथ बांधे खड़ी हुई थी। बस एक छोटी सी सेना ब्रिटेन से लड़ रही थी, परंतु मीर बख्शी मीर जाफर की विश्वासपूर्ण सुझाव के कारण वह सेना शीघ्र ही ध्वस्त हो गई। वास्तव में प्लासी के युद्ध की तुलना जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध की तुलना क्रिकेट के मैच के फील्डिंग से की जाती है, जिसका परिणाम पहले ही निश्चित था। फिर फर्क इस बात का था कि क्रिकेट के विजेता पक्ष पराजित पक्ष को अग्रिम राशि देता है, तो विजेता पक्ष जो है पराजित पक्ष को अग्रिम राशि देता है, जबकि प्लासी के युद्ध में पराजित पक्ष ही विजेता पक्ष को आश्वासन दे रहा था कि भविष्य में उसका खास रकम या उपहार देगा। क्या इस कथन में सहमत हैं कि प्लासी का युद्ध खुला संघर्ष नहीं था, इसलिए महत्वहीन घटना है? निर्णायक युद्ध बक्सर के युद्ध को ही माना जाना चाहिए। तो यह सही है कि प्लासी का युद्ध कोई खुला संघर्ष नहीं था, यह बड़ा युद्ध होने के बजाय बड़ा विश्वासघात था, और इसमें कहीं भी ब्रिटिश कंपनी और सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हुई। ब्रिटिश की जो कंपनी थी उसकी सैन्य की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हुई। क्रिकेट के मैच या फील्डिंग की तरह इसका परिणाम पहले ही निश्चित हो चुका था। फिर यह सही है कि इसके पश्चात यदि ब्रिटिश कोई युद्ध हार जाते तो उनके लाभों से वंचित रह जाते जो उन्हें प्राप्त हुआ था। परंतु तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और उसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्लासी युद्ध के कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त हुए। ये लाभ निम्नलिखित थे, यानी ब्रिटिश कंपनी जो थी उसे लाभ प्राप्त हुए। जैसे प्लासी के युद्ध जीत लेने के पश्चात ब्रिटिश कंपनी को बड़ी रकम प्राप्त हुई, तो बड़ी रकम प्राप्त हुई और कंपनी के व्यापार निवेश प्राप्त किया। कंपनी ने व्यापार और निवेश किया और बंगाल व्यापार पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस तरह से लाभ हुआ उसे। फिर जिसका फायदा उठाकर उसने अपने प्रतिद्वंदियों को बाहर कर दिया और बंगाल के दस्तकारों पर ब्रिटिश कंपनी की नियंत्रण के कारण सस्ती दर पर व्यापारिक वस्तुएं प्राप्त कर सके। और वे दस्तकारों से जो थे वो सस्ती दर पर, उन्हें अब किसी से टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो और सस्ती दरों पर भी अपने नियंत्रण था, तो व्यापार वस्तुएं प्राप्त कर सकते थे। इन लाभों का फायदा ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त हुआ और फिर 7 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश कंपनी आसानी से बक्सर का युद्ध जीत सकी। तो 7 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश कंपनी आसानी से बक्सर को जीत सकी। इसीलिए प्लासी और बक्सर के युद्ध को 2 पृथक युद्ध मानने के बजाय एक ही युद्ध के 2 चरण मानना चाहिए। अब प्रश्न के प्लासी के युद्ध जो हुआ, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश की विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। इस कथन का परीक्षण करना है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ तो उसमें ब्रिटिश की जो विजय हुई उसकी पुष्टि फिर बाद में बक्सर के युद्ध ने कर दी। बक्सर का युद्ध वो जीत गए थे। तो भारत में ब्रिटिश कंपनी की सफलता के इतिहास में प्लासी और बक्सर के युद्ध 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। तो 2 घटनाएं हुई, प्लासी और बक्सर। प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक बड़ा विश्वासघात था। यह धोखे और विश्वासघात पर जीता गया था, धोखे से और विश्वासघात से जीता गया था। इसलिए ब्रिटिश अगर इस युद्ध में बाद में हार भी जाते तो वह उन लाभों से वंचित हो जाते जो उन्होंने प्लासी की बक्सर के युद्ध में से प्राप्त हुए थे। अतः उन्होंने बक्सर के युद्ध जीते तो एक खुला सैन्य संघर्ष था। मतलब जब बक्सर का युद्ध जीता तो वो खुला सैन्य संघर्ष था, जिसमें उन्होंने
ब्रिटिश ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर दी, और तो प्लासी के युद्ध की पुष्टि इस बक्सर के युद्ध ने कर दी। यानी जब ब्रिटिश वाला जीत गए तो उन्होंने बक्सर के युद्ध की पुष्टि कर दी। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव स्थापित किया, परंतु शीघ्र ही कंपनी और नवाब के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो जो ब्रिटिश बंगाल का तो ने जीत लिया, लेकिन फिर उसके नवाब के बीच भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और ब्रिटिश कंपनी के बीच, और परंतु बक्सर ने बंगाल के नवाब को पूरी तरह कंपनी के अधीन कर लिया। तो बक्सर के युद्ध जो था उसने बंगाल के नवाब को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि पहले संघर्ष हो रहा था। अब प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश को बंगाल से धन प्राप्त हो गया। तो प्लासी के युद्ध के बाद तो धन मिला था। इस प्रकार ब्रिटेन की कंपनी उसको व्यापार में निवेश कर सकी, तो व्यापार में उसने और अधिक निवेश किया। और लेकिन बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी निवेश की समस्या ही दूर कर दी, यानी निवेश करने की जो समस्या थी दूर कर दी, क्योंकि अब बंगाल की दीवानी उन्हें मिल गई थी, यानी टैक्स वसूलने की पावर ब्रिटिश कंपनी को मिल गई, और जिससे वह अंश बचाकर ब्रिटिश कंपनी व्यापार में निवेश करती थी, और उसी का अंश बचाकर वो व्यापार में निवेश करता था। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में उपनिवेशवाद का प्रथम चरण यानी वाणिज्य जो चरण है, व्यापार का चरण होगा 1757 से 1813 तक। वाणिज्य यानी व्यापार का चरण रहेगा स्पष्ट। तो इसमें क्या होगा, राजनीतिक कारक हो गए और प्रशासनिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो राजनीति में घरों की नीति अर्थात शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना, तो घेरे की नीति होगी। इसमें शत्रु राज्य जो है उसको मित्र राज्यों के द्वारा घेरा जाएगा। कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रहेंगे, यानी प्रशासन वैसा बने रहेगा, थोड़ी परिवर्तन करेंगे। फिर हस्त उद्योग और पतन और धन की निकासी, हस्त उद्योग का पतन हो जाएगा और धन की निकासी बाहर की ओर होगी। भारत में पिछले सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं होगा और प्राच्य पर बल दिया जाएगा। अब उपनिवेशवाद जब आए तो क्या हुआ, उपनिवेशवाद ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन होता है, अर्थात मातृ देश अपने आर्थिक हित में उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का दोहन करते हैं, यानी मातृ देश जिसने कब्जा किया है वो उस गुलाम देश के ऊपर दोहन करता है उसके संसाधनों का। उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखते हैं कि उपनिवेश का अध्ययन नीति के रूप में न करके ढांचे के रूप में किया जाना चाहिए। कि उनकी नीति क्या थी, तो उनका ढांचा किस तरह था, इस रूप में किया जाना चाहिए। अर्थात प्रशासन में बदलाव के साथ नीति बदलती जाती है, प्रशासन बदलता है तो नीति बदल जाती है, परंतु ढांचा वही रहता है। उपनिवेशवाद का अध्ययन, तो नीति बदलती है और प्रशासन भी बदलता है, लेकिन ढांचा वही रहता है। उपनिवेशवाद का अध्ययन अंतर्विरोधी की श्रृंखला, उपनिवेशवाद का जब अध्ययन करें तो अंतर्विरोध है जो अंतर्विरोधों की श्रृंखला के रूप में किया जाना चाहिए। इसे हमें पिछड़ेपन बनाम विकास यानी पिछड़ेपन बनाम विकास के नाम दे सकते हैं। तो अंतर्विरोध जो है उसके रूप में किया जाना चाहिए, पिछड़ेपन के और विकास का नाम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में उपनिवेशवाद का स्वाभाविक परिणाम होता है गरीबी और पिछड़ापन। तो उपनिवेशवाद जब आता है तो उसके स्वभाव में आती है गरीबी और पिछड़ापन, जबकि उसका अनचाहा परिणाम होता है विकास। उदाहरण के लिए रेलवे का विकास हुआ, फिर आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी का विकास तत्कालीन प्रभाव था, और जन सामान्य पर अर्थव्यवस्था, जो जन सामान्य की अर्थव्यवस्था है, जन सामान्य पर आर्थिक दबाव और शिक्षा के परंपरागत मॉडल का ध्वस्त हो जाना। पहले का मॉडल जो चल रहा होता है शिक्षा का ध्वस्त हो जाता है और आर्थिक दबाव भी पड़ता है, ध्वस्त हो जाना, और लोगों के बीच निरक्षरता का प्रसार, यानी निरक्षर लोग होते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती। परंतु दूसरी तरफ रेलवे और अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवादी चेतना को फैलाने अपनी भूमिका निभाई।
उपनिवेशवाद मूलतः आर्थिक संबंध होता है, परंतु वह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करते चलता है। तो ब्रिटेन और भारत के संबंध औपनिवेशिक कारकों से प्रभावित रहे, यानी उपनिवेश बनाया था भारत को तो औपनिवेशिक संबंधों से प्रभावित रहे थे, और ब्रिटेन में जो भी पूंजीवाद था उसने भारत में उपनिवेशवाद का रूप ले लिया। तो उस पूंजीवाद के अनुसार भारत में नीतियां बदल देंगी, उपनिवेशवाद के रूप में आएगा। और ब्रिटिश पूंजीवाद के अनुकूल भारत के संदर्भ में, ब्रिटेन के अनुकूल भारत के संदर्भ में आर्थिक नीतियां बदलेंगी, यानी उसकी आर्थिक नीति बदलती रही और उसी के अनुकूल उसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों में भी बदलाव आया। तो हम 3 चरणों पढ़ते हैं। उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक आएगा। औद्योगिक चरण 1813 से 1858 तक, और फिर वित्त का चरण 1858 तथा उसके बाद का होगा। उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, तो वाणिज्य में भारत में ब्रिटेन कंपनी की नीति रही थी कि अधिकतम रूप से राजस्व का संग्रह करना। वाणिज्यिक चरण में अधिक रूप से उसे राजस्व का संग्रह करना था तथा उसका एक बड़ा भाग व्यापार में निवेश करना था। तो व्यापार में निवेश करना था। तब ब्रिटेन कंपनी ने भारत में अपने दायित्व को सीमित रखना चाहा, दायित्व नहीं लिया। इसमें दायित्व बढ़ने से अधिक खर्च और कम निवेश और कम बचत की समस्या होती। यदि दायित्व अधिक आ जाएगा तो अधिक खर्च करना पड़ेगा और निवेश कम कर पाएंगे और कम बचत कर पाएंगे, तो ये समस्या उत्पन्न होगी। तो उसने दायित्व के बिना दायित्व नहीं लिया और व्यापार में निवेश करने के लिए नीति चली। इसलिए इस काल में ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी नीतियां इसी उद्देश्य से रहेंगी, बिना दायित्व के सत्ता प्राप्त करना। यानी राजनीतिक नीति क्या होगी, तो यद्यपि इस काल में ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार के हित के संवर्धन के लिए युद्ध लड़े, यानी व्यापार विस्तार के लिए उसने युद्ध लड़े और कुछ भूभागों का अधिग्रहण किया, परंतु सामान्यतः ब्रिटिश कंपनी की नीति रही थी कि जहाँ संभव हो युद्ध और विलय को टालना, यानी बिना युद्ध के व्यापार करना उसकी नीति थी। युद्ध विलय को टालना और भूभागों पर अधिग्रहण भी किया उसने। इसलिए इस काल में ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो नीति अपनाई गई उसे घेरे की नीति का नाम दिया जाता है। दूसरे शब्दों में शत्रु राज्य, यानी भारत के जो राज्य थे, शत्रु राज्यों को अपने मित्र राज्यों से घेरना और सहायक संधि प्रणाली की उसी का हिस्सा थी। तो सहायक संधि इसका हिस्सा थी। इसमें पहले गवर्नर आएंगे, तो पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1743 में 1743 से 67 ईस्वी तक 1743-67 ईस्वी तक पहले गवर्नर हैं रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे बेलिस्ट 1767 से 1769 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, तो मैसूर राज्य और ब्रिटेन के बीच संघर्ष के कारण तो मैसूर का युद्ध होगा और इसमें ब्रिटिश के साथ होगा। तो इसमें मैसूर में हैदर अली के द्वारा मसाला उत्पादन या मसाला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, जबकि ब्रिटिश की निगाह उस पर क्षेत्र पर थी, तो उसने मसाला उत्पादन पर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था हैदर अली ने। फ्रांसीसी कंपनी से मैसूर की मित्रता, तो मैसूर पर कब्जा कर लिया हैदर अली और फ्रांसीसियों से उसकी मित्रता थी जो ब्रिटेन के प्रतिद्वंदी थे। ब्रिटिश मुख्यालय मद्रास के निकट मैसूर जैसी शक्तिशाली राज्य की उपस्थिति ब्रिटिश के लिए बड़ा खतरा थी कि मैसूर जैसे शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो रही थी मद्रास के निकट, तो उसके लिए खतरा था। फिर घटनाक्रम था कि ब्रिटिश कंपनी ने मराठों और निजामों को हैदर अली के विरुद्ध भड़काया, मराठों को भी भड़काया और निजाम को भड़काया, परंतु हैदर अली ने उन्हें रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया और फिर ब्रिटिश पर हमला कर दिया। तो ब्रिटिश कंपनी दबाव में आ रही थी और 1769 ईस्वी में मद्रास में संधि हो गई और उसके लिए विवश हुई। फिर आया गवर्नर जनरल दूसरा,
तीसरा है कार्टियर, कार्टियर आया, वॉरेन हेस्टिंग आया। तो कार्टियर 1769 से 1772 में आया, 69 से 72 के बीच, और 72 से 85 के बीच वॉरेन हेस्टिंग आएगा। तो उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध पहला है तो ये 1775 से 1782 ईस्वी में है। इसके कारण है कि ब्रिटिश के द्वारा महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र पर कब्जा कर लेने का प्रयास। तो ब्रिटेन का जो है ब्रिटेन के द्वारा महाराष्ट्र का कपास उत्पादक क्षेत्र है, उस पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया गया। फिर कंपनी के द्वारा पूना दरबार के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप किया, यानी पूना का जो उत्तराधिकारी हुआ उसके मामले में हस्तक्षेप किया। तो घटनाक्रम है कि रघुनाथ राव के द्वारा 1775 ईस्वी में बम्बई को ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सूरत की संधि की गई थी। तो रघुनाथ राव के द्वारा 1775 में बम्बई के ब्रिटिश अधिकारियों के जो साथ थे, मुंबई में ब्रिटिश अधिकारी उनके सूरत की संधि की गई, परंतु गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को इससे जोखिम प्रतीत हुआ। सूरत की संधि उन्होंने की लेकिन उसे जोखिम प्रतीत हुआ, और गवर्नर जनरल के बीच की मध्यस्थता करके बम्बई के अधिकारी तथा मराठों के बीच 1756 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। तो बम्बई के जो अधिकारी थे वो मराठा थे, और उनके साथ पुरंदर की संधि 1776 की, इस पर हस्ताक्षर करवाए, किंतु शीघ्र ही ये युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। और जैसे ही डर था कि मराठों ने मुंबई के अधिकारियों को तलगांव के युद्ध में पराजित किया, तो मराठों ने बम्बई के जो अधिकारी थे उन्हें तालगांव के युद्ध में हरा दिया, उन्हें बाड़गांव की संधि करने के लिए विवश कर दिया। तो बाड़गांव की ब्रिटेन को संधि करने के लिए विवश किया, परंतु वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को नहीं माना और युद्ध को जारी रखा। फिर अंत में मराठे 1782 ईस्वी में कंपनी के 1782 ईस्वी में कंपनी के साथ सलवाई की संधि करने को मजबूत हुआ, तो सलवाई की संधि करने के लिए मजबूर हो गया। और इस संधि में ब्रिटिश कंपनी को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप मिले। तो इसे ब्रिटिश कंपनी को सालसेट द्वीप मिला और एलिफेंटा द्वीप मिला, तथा मराठों के द्वारा कंपनी का 20 वर्ष की शांति का काल आरंभ हो गया। तो 20 वर्षों की शांति कायम हुई, जिसका फायदा कंपनी को मिला। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के मध्य हुआ, और इसके कारण थे कि 1779 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर हमला कर दिया था। तो फ्रांसीसी की जो कंपनी थी उसने माहे पर हमला कर दिया था, और ब्रिटिश कंपनी के इस कदम को हैदर अली ने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण माना। तो फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर ब्रिटिश कंपनी ने हमला किया था, और फिर ब्रिटिश कंपनी के इस कदम को हैदर अली ने अपने खिलाफ अतिक्रमण मान लिया। तो उसने हैदर अली ने अपने खिलाफ इसमें अतिक्रमण मान लिया, और घटनाक्रम में हुआ कि 1780 से 1782 तक इस युद्ध का नेतृत्व हैदर अली ने किया, लेकिन जब 1782 से 84 का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया, और 1784 में मंगलौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो मंगलौर की संधि हुई 1784 में, और युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मैसूर 1790। तो 1790 में मैसूर युद्ध होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। 1786 में 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, और तृतीय आंग्ल मैसूर भी होगा।
तो कारण थे क्या थे? तृतीय उंगला मैसूर के। तो 1789 में टीपू सुल्तान के द्वारा त्रावणकोर के राज्य पर हमला कर ब्रिटिश कंपनी इसे अपना संरक्षक राज्य मानती थी। तो ब्रिटिश कंपनी संरक्षक अपने में मानती थी त्रावणकोर को। त्रावणकोर के राज्य पर उसने हमला किया था। घटनाक्रम है कि इस युद्ध में मराठे और निजाम भी बादशाही कंपनी के पक्ष में आ गए। तो इस घटनाक्रम में मराठे आ गए थे और मराठी निजाम तक ब्रिटिश कंपनी को के पक्ष में आ गए थे। अतः अंत में 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। फिर टीपू सुल्तान इसमें 92 में पराजित हो गया और श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक उसे संधि करनी पड़ी और इस संधि के माध्यम से टीपू ने अपना आधा भूभाग गांव पड़ा रहा। उसका आधा भूभाग गंवाना पड़ा और साथ ही उसे 3 करोड़ 30 लाख रुपए की युद्ध जुर्माना के रूप में देना पड़ा। तो ब्रिटिश कंपनी स्वयं मालाबार और डिड्डीगुल बराहमल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो डिड्डीगुल और बराहमल जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया, जबकि थोड़ा सा भूभाग अपने अंतर सहयोगी यानी मराठों और निजामों को दे दिया। तो थोड़ी सा भाग मराठों और निजामों को दे दिया। जॉन शोर है 1793 से 98 के बीच। लॉर्ड बेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच आए। जॉन शोर आए और लॉर्ड बेलेस्ली आए। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो फ्रांसीसी प्रसार को रोकने के लिए हिंदुस्तान आया था। तो फ्रांसीसी के प्रसार को रोकने के लिए आया था। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए 2 बातें नीति अपनाई। पहले तो युद्ध की नीति करो, दूसरा सहायक संधि। तो उसने 2 नीतियाँ अपनाई। तो युद्ध की नीति में क्या है? युद्ध नीति में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी का है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी कंपनी से निकटता को देखते हुए बेलेस्ली ने सबसे पहले अपना निराश बयान बनाया। तो बेलेस्ली था तो उसने सबसे पहले अपना एक निशाना बनाया और 1793 ईस्वी में उसके विरुद्ध मेजर स्टुअर्ट और आर्थर थे इसमें। तो बेलेस्ली को भेजा। फिर टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले पर लड़ता हुआ इसमें मारा गया, परंतु उसके समर्पण नहीं किया। और अब ब्रिटेन ने टीपू सुल्तान के मैसूर में थोड़ा सा भूभाग निकालकर ओडियार वंश के राजकुमार को देकर उसे गद्दी पर स्थापित कर दिया। ओडियार वंश था जो टीपू सुल्तान और हरियर इनके पिताजी के पहले का था। तो उसी ओडियार वंश के राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया और शेष भूभाग पर ब्रिटेन क्षेत्र यानी मद्रास में मिला लिया गया। तो ब्रिटेन का जो क्षेत्र है उसे मद्रास में मिला लिया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापना 1701 ईस्वी में की। 1701 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है अंग्रेजों का दूसरा वाला। वो भी किसके खिलाफ? तो आंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1806 में हुआ। पहली पीढ़ी के मराठा सरदार योग्य रहे थे, परंतु 18वीं सदी के अंत तक उनकी मृत्यु हो गई थी। जब दूसरी पीढ़ी के नेता उतने योग्य और बुद्धिजीवी नहीं थे, इसलिए पेशेवर बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया और यशवंतराव होलकर के बीच आपस में संघर्ष प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसके परिणाम स्वरूप यशवंतराव होलकर जो था उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित कर पूना पर कब्जा कर लिया। तो उसने क्या किया? यशवंतराव होलकर ने बाजीराव द्वितीय जो थे उनको पराजित करके पूना पर कब्जा कर लिया। अतः यह पेशवा के ब्रिटिश कैंप में चला गया और वो जो उसने किया था वो ब्रिटिश कैंप में चला गया। तो 1802 को उसने लॉर्ड वेलेस्ली के सामने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो बेसिन की संधि 1802 में उसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए और यह संधि सिद्ध थी कि अतः मराठा साम्राज्य के अन्य सदस्यों ने ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी। तो अन्य जो सदस्य थे उनने ब्रिटिश
हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। घटनाक्रम क्या है कि ब्रिटेन के विरुद्ध सिंधिया भोसले ने मिलकर मोर्चा बनाया, जबकि यशवंतराव होलकर ने एक पृथक मोर्चा बनाया। तो इसमें क्या है, सिंधिया हैं, भोसले हैं, तो सिंधिया भोसले ने मिलकर मतलब मोर्चा बनाया, जबकि यशवंतराव होलकर ने पृथक मोर्चा बनाया। गढ़वाल गायकवाड़ निष्पक्ष रहे, गायकवाड़ ने इसमें भाग नहीं लिया। दूसरी तरफ वेलेस्ली के साथ जो बात था, वेलेस्ली ने मराठों के विरुद्ध कमान बनाए थे मराठों के लिए। उत्तरी कमान लॉर्ड लॉक था, उत्तरी कमान में जो था वो कौन था, लॉर्ड लेक था उत्तरी कमान में, और दक्षिणी कमान में आर्थर वेलेस्ली थे। 1803 में युद्ध आरंभ हो गया, जो 1805 तक चला था, और दक्षिण में था आर्थर वेलेस्ली के हाथ में सिंधिया और भोसले दोनों पराजित हो गए। तो दक्षिण में क्या हुआ, आर्थर वेलेस्ली के हाथों में सिंधिया और भोसले दोनों पराजित हो गए। फिर 1803 में कंपनी भोसले के साथ गांव की संधि की। वो तो भोसले के साथ उन्होंने देवगांव की संधि की, और सिंधिया के साथ सुरजियाना गांव की संधि की। उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया। तो उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया। 1803 में दिल्ली आगरा पर कब्जा हो गया उसका। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि मुगल बादशाह का मराठों के नियंत्रण में मिलकर मराठे थे, तो मुगल बादशाह का मराठों के नियंत्रण से निकलकर ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाना। परंतु यशवंतराव होलकर ने जाट शासकों के साथ मिलकर अकेले युद्ध जारी रखा। तो यशवंतराव ने जाटों के साथ मिल गए और युद्ध जारी रखा। अंत में खर्चीले युद्ध और तंग आकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वेलेस्ली को लंदन बुलाया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसने वेलेस्ली को लंदन बुलाया, और सभी काउंसिल एक विशिष्ट सदस्य जॉर्ज बार्लो जनरल बना। तो जॉर्ज बार्ले जो थे वो इसके जनरल बन गए। और 1805 में यशवंतराव होलकर के साथ राजपूत घाट की संधि कर ली। 1805 में यशवंतराव होलकर ने जो उनके साथ मिलकर राजपूत घाट की संधि कर ली। उसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसमें समाप्त हो जाता है। सहायक संधि प्रणाली तथा उसके प्रमुख प्रावधान। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक। इसका कारण है कि पहली पीढ़ी के मराठा सरदार योग्य रहे थे, परंतु 18वीं सदी के अंत तक उनकी मृत्यु हो गई थी, और जब दूसरी पीढ़ी के नेता उतने योग्य और दूरदर्शी नहीं थे, इसलिए पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया यशवंतराव होलकर के बीच आपस में संघर्ष प्रतिस्पर्धा चल रही थी। बाजीराव द्वितीय के बीच, दौलतराव सिंधिया के बीच और यशवंतराव होलकर के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसके परिणाम स्वरूप यशवंतराव होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित कर पूना पर कब्जा कर लिया था, तथा पेशवा ब्रिटिश कैंप में चले गए, और 31 दिसंबर 1802 को उसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ बेसिन की संधि कर ली। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ उन्होंने बेसिन की संधि कर ली और इस पर हस्ताक्षर कर दिए। यह एक सहायक संधि थी, अतः मराठा परिसंघ के अन्य सदस्यों ने ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। घटनाक्रम है कि ब्रिटिश के विरुद्ध सिंधिया भोसले ने मिलकर एक मोर्चा बनाया, जबकि यशवंतराव होलकर ने एक पृथक। तो यशवंतराव होलकर जो थे उन्होंने अलग मोर्चा बनाया, वहीं गायकवाड़ निष्पक्ष रहे थे। दूसरी तरफ वेलेस्ली ने मराठों के विरुद्ध कमान बनाई। उत्तरी कमान लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, दक्षिणी कमान आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में। 1803 में युद्ध आरंभ हो गया, जो 1805 तक चला।
दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली के हाथों सिंधिया भोसले दोनों पराजित हो गए। तो दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली के हाथों हाँ सिंधिया और भोसले दोनों पराजित हो गए। फिर 1803 में कंपनी ने भोसले के साथ देवगांव, तो किसके साथ, भोसले के साथ देवगांव की संधि की तथा सुरजियाना गांव की संधि हुई। तो भोसले के साथ देवगांव की संधि और सिंधिया के साथ सुरजियाना गांव की संधि। उधर उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना को पराजित कर 1803 में दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था। और इसका प्रतीकात्मक अर्थ था कि मुगल बादशाह का मराठों के नियंत्रण से निकलकर ब्रिटिश नियंत्रण, तो मुगल का बादशाह था वो ब्रिटिश के नियंत्रण में आ जाना। परंतु यशराव होलकर ने यशराव जो होलकर था तो उसने जाट शासक के साथ मिलकर अकेले युद्ध जारी रखा और अंत में खर्चीले युद्ध के कारण तंग आकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वेलेस्ली को लंदन बुलाया और तभी काउंसिल का एक वरिष्ठ सदस्य जॉर्ज वार्ले गवर्नर जनरल बन गया और एक गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने 1805 में संतरा होलकर के साथ राजपूत घाट की संधि कर ली। उसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। फिर मराठा युग समाप्त। अब है सहायक संधि प्रणाली तथा उसके प्रमुख प्रावधान।